नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 17 फरवरी, 11 फरवरी और साथ में 18 फरवरी के कुछ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, जो लगभग बार बार आ रहा है। इसके अलावा इसके पहले वाले जो वीडियो आपने सुबह देखा होगा, उस वीडियो में मैंने कौन सा शिफ्ट बताया था। तो 18 फरवरी के बाद 19 फरवरी का सेकंड शिफ्ट मैंने बताया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन में आंकड़े अलग है, मैं वो आंकड़े भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक मेरे से गलती हो गया था पिछले शिफ्ट में, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बाकी सारे दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ जो मैंने शुरुआत में बताया अगर देखना है तो लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा जो दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के नए क्वेश्चन सीखना चाहता है, टाइप सीखना चाहता है, उस वीडियो में बने रहें। मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। आपका टाइम बर्बाद करना कभी भी मेरा मकसद नहीं था। आज मेरे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के दो समय और कार्य से लगभग 2 सवाल आए थे इस शिफ्ट में। मेरे पास सिर्फ एक ही मिल पाया, औसत से 1 मिला है, समय, चाल और दूरी से 2 है, जिसमें ट्रेन वाला पहले लगभग मैंने ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं कराया है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेन वाले कैसे सवाल आए थे। क्षेत्र मिति में शंकु का पार्श्व पृष्ठ पूछा था, बोर्ड मास तो बहुत बार करा चुका हूँ। छूट में वापस से जो मेरे शिफ्ट में आया था कि 3% घट रहे हैं और चौथा बढ़ जाएगा। तो प्रभाव पूछा था अथवा संख्या पूछा था। ये सारे के सारे शिफ्ट ओरिजिनल हैं। मैंने आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना मैंने आपको समझा दिया, और सिंगल बाय सिंगल सारे क्वेश्चन पे अपने फोकस करेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि एग्ज़ाम का टाइप आपको समझाना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐसा भर जाता है कि भैया ये नहीं आया था, भैया ये नहीं आया था, ऑल क्वेश्चन आर नॉट सेम। भैया, मेरा मकसद है टाइप समझाना। कमेंट सेक्शन में जिसको कमेंट करना है तो ये बताइए कि मैं टाइप एग्ज़ाम वाला बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। लगभग 3, 4, 5 दोस्तों से डिस्कस करता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन सेंड करता हूँ जो मेरे को मिलते हैं, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, विश्वास करिए, जिनका एग्ज़ाम बाकी है आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट टाइप वाइज ला रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आ रहा है। अपने मन गणत में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, कहीं भी किसी भी शिफ्ट से क्वेश्चन नहीं ला रहा। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा हो सकता है बाकी सर से बहुत बेकार हो सकता है, लेकिन मकसद और मेरा इरादा नेक है, ख़राब नहीं है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, फटाफट मैं आपको सवाल समझाता हूँ। ये वाले सवाल में आपको आंकड़ा नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, सिर्फ टाइप समझना है। इससे पहले 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। आप बेसिक समझने की कोशिश करिए कि कभी भी एक व्यक्ति 2 लोगों को रुपया देगा, अथवा एक व्यक्ति अपने 2 बेटों अथवा 2 बेटियों को रुपया देगा। उसमें होता क्या है, एक को अपने को ए मान लेना होता है और दूसरे वाले भाई को संख्या में से ये घटा लेना होता है। पहले वाले को कितने साल का चक्रवर्ती ब्याज मिला, दूसरे को कितने साल का चक्रवर्ती ब्याज मिला, कभी भी ओवरऑल जो होगा ना दोस्त, डिफरेंट एक ही होगा। तो इस शिफ्ट में भी मेरे पास संख्या नहीं मालूम है, लेकिन मुझे कुछ मालूम है क्या, कि 10% का चक्रवर्ती ब्याज था, 14 वर्ष और 15 वर्ष का अंतर दिया था। आंसर निकालने का ट्रिक अगर आपको सीखना है, 4% होगा, तो कभी भी जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, संख्या में आपको 10 से गुणा करना है, 21 से भाग देना है। समझ गए दोस्त? ये अप्लाई 2 लोगों के लिए होता है, छोटे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए। अगर 4% होगा तो इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है क्या आएगा, संख्या गुणा 26/51। एक दोस्त ने ऐसा बोला कि आप जितना अच्छा लिखते हो उतना बेकार समझाते हो। भाई, मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझा पाऊँ, पहले से लिखा रहता है, पेन टैब होता तो शांति से मैं आपको अच्छे से समझा पाता। तो ये वाला टाइप आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आया है तो किसी सर का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, हर एक टाइप में आ रहा है, मैंने भी 3-4 बार कोशिश कर लिया है। यदि 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 4% की दर से 2 वर्ष में 280.5 हो जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ये वाला टाइप दोस्तों कुछ नया था, ये वाला टाइप इससे पहले अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया है। टाइप में पूछा क्या था, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8.16%। निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए,
2a डॉट में आएगा a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका? 4% का, 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। 8.16% की वैल्यू दिया था, ये क्वेश्चन में दिया है, और 8% की वैल्यू निकालना है। तरीका क्या है? काटम कुटी जो भी करना है करो, लेकिन 8.16% से 8% की वैल्यू निकालना है। मैं शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ। यहाँ से 2 जीरो कटेगा, मतलब यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान कटेंगे और यहाँ पे दशमलव 1 स्थान प्लस एक जीरो लग जाएगा। 816 में मैंने 102 का भागा दिया, 816 में मैंने 102 का भागा दिया, 8% की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरे के पूरे नंबर में अगर आप शांति से भागा दोगे 102 का, तो 102 का भागा जब दिया जाएगा 280 में, तो पहले 2 से कटेगा, उसके बाद 76 बचेगा। 76 का मतलब हो जाता है 765 संख्या आएगी, और 765 में जब 102 का भागा देंगे तो 7 आ जाएगा। इसके अलावा 510 संख्या बचेगी। 510 संख्या को जब 102 से भागा देंगे तो इकाई का अंक 5। ये एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम में हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाए, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टाइप समझाना मेरा काम है, जो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। समय और कार्य से हूबहू ये वाला डाटा सेम टू सेम आया था। शांति से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ABC क्रमशः 20, 30 और 36 दिनों में, कौन कौन? ABC क्रमशः 20, 36 20, 30 और 36 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, तो B और C मिलके 5 दिन लगातार कार्य करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं। B और C शुरुआत के 5 दिन साथ में काम करेंगे, फिर काम छोड़ देंगे। लास्ट में A कितने दिनों में काम करेगा? ये कुछ नया सवाल था। कौन से शिफ्ट में आया था? 19 फरवरी की 3rd शिफ्ट का ये सवाल है। शांति से मैं नंबर लिखूंगा, 20, 30, 36, एलसीएम 180 ले लूँगा। एलसीएम लेने के बाद इफ़िशियंसी निकालना पड़ता है, 9, 6, 5, यानी कि B और C 6 + 5 11 इफ़िशियंसी के साथ, B और C 11 इफ़िशियंसी के साथ 5 दिन में 55 काम करेंगे। बचा हुआ काम आपका 125 हो जाएगा। कैसे होगा 125? तो 180 में से 55 घटाना होता है। 180 में से 55 काम हो गया तो 125 काम A 9 इफ़िशियंसी के साथ करेगा, जो लगभग दशमलव में आएगा 14 के आसपास। ऑप्शन एग्ज़ाम में 11, 12, 13, 14 और 15 तक थे शायद। मुझे लग रहा है 12, 13, 14 और 15 एग्ज़ाम के ऑप्शन थे। मेरे दोस्त ने क्लियर बताया है, जिसने ये क्वेश्चन मुझे बताया था। एवरेज से ऐसा सवाल था कि 12 संख्याओं का औसत 43, 8 संख्याओं का औसत 45 है, तो कुल संख्याओं का औसत बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, 12 का एवरेज लिख दिया, 8 का एवरेज लिख दिया। मैंने माना औसत 43 होगा, ठीक। अगर 12 संख्याओं का औसत अगर 43 है समझ में आता है, लेकिन 8 का भी तो 43 होना चाहिए, तो कितना ज़्यादा है? तो +2 ज़्यादा है। तो 2 का गुणा 8 में करूँगा, नंबर आ जाएगा 16, और 16 में मैंने दोनों के दोनों संख्या का मुझे एवरेज निकालना है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? कुल संख्या का औसत बताइए। तो कुल संख्या का औसत 16/20 हो जाएगा। 16/20 का मतलब हो जाता है 43.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये एवरेज से सवाल था, थोड़ा अलग आया था इस बार, लेकिन एवरेज आपको अच्छे से और समय और कार्य आपको अच्छे से समझ के जाना है। समय, दूरी और चाल में रेलगाड़ी से लगभग पहले कभी सवाल नहीं आया था। रेलगाड़ी से अभी सवाल आ चुका है, जिसमें सापेक्ष गति थी। एवरेज स्पीड मैंने पहले आपको समझाया है, आपको पता भी होगा। 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपको आने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति A से B 30 किलोमीटर/आवर की गति से जाता है और 20 किलोमीटर/आवर की गति से वापस आता है, तो उसका औसत चाल बताइए। कभी भी अगर डिस्टेंस, जो दूरी होती है, अगर बराबर है तो फॉर्मूला आ जाएगा 2S1 पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, पहली और दूसरी स्पीड का प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 30 गुणा 20, और नीचे आ जाएगा 30 में अगर तुम 20 जोड़ दोगे तो 50 आ जाएगा। जब 50 से अपने काटेंगे तो 1 जीरो कटेगा, 3 बचेगा, और 20 में अपने 5 से काटेंगे तो 4 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24 अपना आंसर आ जाएगा। तो 24 किलोमीटर/आवर अपना आंसर है।
ट्रेन का जो सवाल है, हो सकता है कि मैंने थोड़ा डाटा ऊपर नीचे कर दिया है, एग्ज़ाम में आएगा तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। 2 ट्रेन जिनकी लंबाई, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला था कि 360 है, समझ में आया? मेरे दोस्त ने ऐसा बोला कि 360 है, लेकिन उसको डाटा याद नहीं है, ठीक। 360 के जगह पे मैंने 380 कर दिया। समझाता हूँ क्यों मैंने ऐसा किया, ठीक। 2 ट्रेनों की लंबाई 380 और 340 है। समान दिशा में क्रमशः 150 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? फॉर्मूला होता है, समय निकालना है तो समय का होता है L1 + L2। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई और दोनों रेलगाड़ी की सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या है? जब दोनों समान दिशा में चलेंगी तो घट जाएगा। 150 की स्पीड में से 90 की स्पीड घट जाएगा, तो स्पीड जो होती है जिसको हम सापेक्ष गति बोलते हैं, सापेक्ष जो चाल बोलेंगे ना, स्पीड, तो स्पीड जो है सापेक्ष चाल आपका 60 आ जाएगा, और टोटल जो लेंथ है दोनों ट्रेन का वो 720 आएगा। भागा देने पे 12 सेकेंड आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा लिख के समझाऊं, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला कि टोटल डिस्टेंस ना, मतलब टोटल जो लेंथ है वो 700 है और अपने को 60 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है कि जब 2 ट्रेनों की लंबाई जोड़ के 700 आएगा और दोनों की सापेक्ष गति 60 आएगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, 0 से 0 काटना है, पहाड़ा पढ़ देना है। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4/6 का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है आप आराम से निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में जो भी आंसर होगा, आपको अगर डिजिट में दिया है तो 11-12 में से कोई भी टिक करोगे आंसर सही होगा। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, कोई बड़ी बात होती नहीं है। 11 पॉइंट होगा, 0 नहीं बढ़ेगा, 40 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 11.6 आएगा। तो पॉइंट वाला निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है दोस्तों। सरलीकरण में कभी भी माइनस को ध्यान देना होता है। सबसे पहले सरलीकरण क्या बोलता है कि सबसे पहले डिवाइड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब मैंने 15 का 6 में भागा दिया, 15 का मैंने 60 में भागा दिया, आंसर 4 आएगा। 15 चौके 60, 15 का भागा मैंने 60 में दिया, आंसर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए मेरे को माइनस लेना पड़ेगा। ये वाला जो है अलग से दिया गया है, यानी कि 4 9 36 माइनस में आएगा। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट निपटाना होता है, लेकिन भागा था तो मैंने पहले ब्रैकेट भागा, दोनों में से कोई भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही है ना दोनों। तो उस हिसाब से सरलीकरण में कभी भी आपको बॉड मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, कैमरा थोड़ा नीचे रह गया। बॉड मास का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। क्षेत्र मिति से एकदम आसान सा सवाल था। अगर शंकु की त्रिज्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया था, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला कि 0.21 दिया था, 0.21 दिया था, मैंने आपकी आंखों के सामने लिखा। हो सकता है डाटा कोई और हो, लेकिन अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त। कभी भी टीसीएस डाटा रिपीट नहीं करती है, कैलकुलेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, r 3.5 दिया था, 3.5 में 7 से काटूंगा तो 0.5 आएगा, 5 का गुणा 22 में करूंगा तो 110 आएगा, दशमलव का 10 0 हट जाएगा, 11 बचेगा। 11 का गुणा 0.21 में करना था, तो हकीकत में कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपने? 21 एकम 21 का 1 हार्सिन लगो 2, 21 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 23 आ जाएगा। 23.1 मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम बेसिक सवाल थे, ज़्यादा हार्ड दोस्तों नहीं थे आज के सवाल। इसके अलावा छूट जो होता है, डिस्काउंट, मुझे लगता है इसे 2 सवाल थे या तो 1 सवाल थे। मेरे को 2 दोस्तों ने अलग अलग सवाल नहीं भेजे हैं, एक ही दोस्त ने 2 सवाल 2 दोस्तों से मैंने कंफर्म किया है। एक वस्तु क्रमशः 20%, 35% और 20% की छूट के बाद 50% की वृद्धि होती है, या तो प्रभाव था या तो संख्या ज्ञात करना था, ठीक। दोनों में क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि माना वस्तु कितनी है, 100 है, 20%, 35% और 20% की छूट हो गई, यानी 80%, 65%
80%, 65% और 80% की वैल्यू होगी। हो सकता है दोस्तों डाटा कुछ और हो, आपको समझ में आना चाहिए कि 20% की छूट हुई तो 80% का सामान होगा, 35% की छूट तो 65% का सामान होगा, 20% की छूट यानी 80% का जो वैल्यू होगा। उस हिसाब से परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा किया, लास्ट में 50% बढ़ा, इसका मतलब 150 गुणा 100 करना पड़ा। ओवरऑल ऊपर के 5 जीरो नीचे के 5 जीरो काटने के बाद मेरे पास 3 जीरो अभी भी बचेंगे। यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 5, 2 5 निकाला तो 2 4 निकाल दूंगा तो मेरा 2 जीरो कटेगा, लास्ट में यहाँ पे 10 आएगा। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता सकता हूँ, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से आती है। यदि 3500 रुपये के एक सामान को 2800 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंट बताना है। 3500 के सामान में 2800 में आपने बेचा, यानी आपको 7%, 700 का छूट मिला ना दोस्त। छूट कितना है? 700। तो छूट निकालने का तरीका क्या होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 3500। 3500 के सामान में 700 का छूट, यानी कि परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज फ्रैक्शन 1/5, परसेंटेज फ्रैक्शन 1/5, 20% की छूट मिली। आसान सा सवाल था। लाभ और हानि का पहले वाले शिफ्ट में मैंने दूसरे शिफ्ट में, इसके पहले वीडियो में आपको मैंने क्लियर समझा रखा है दोस्तों। 1250 प्रति सैकड़ा, 1250 प्रति सैकड़ा, 1250 प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे जाते हैं और 900 प्रति लाभ पर बेच दिया जाता है, तो प्रति दर्जन संतरे की कीमत बताइए। आसान सा सवाल था। 1250 को 900 में जोड़ देता, 2150 आ जाता है। यहाँ पे 400 संतरे का वैल्यू निकालना था तो 4 से भागा दिया और प्रति दर्जन यानी 12 से गुणा किया, आंसर आ जाएगा 64.5। दोस्तों लाभ और हानि का ये टाइप मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो कभी पिछले वीडियो में भी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं शुरू के पन्ने पलटूँ आपकी आंखों के सामने, तो दोस्तों जो पहले वाला वीडियो मैंने बताया था उसमें एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा? एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा कंसेप्ट? कि दोस्तों अगर एक जनसंख्या दिया है आपकी एग्ज़ाम में, अगर ओवरऑल यहाँ पे कितना है 30%, यहाँ पे 31%, अगर दोनों 31% होगा, कंसेप्ट बेसिक यही है, अगर ये 31%, ये 31% होगा तो महिला ऑलरेडी 31% हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा? तो भाई मान लेते हैं 5:2 है और ये मान लेता हूँ, सिर्फ 3 मान लेते हैं ना यार, मानना तो भाई तुमको अलग से समझाऊंगा, लेकिन तुम कंसेप्ट समझो यार। कभी भी जनसंख्या किसी भी रेशियो में हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता दर, ओवरऑल साक्षरता दर अगर सेम है, पुरुष साक्षरता दर, ओवरऑल साक्षरता दर सेम है, तो महिला साक्षरता दर भी सेम ही आएगा। ये वाला जो शिफ्ट है 19 फरवरी का सेकंड, उसमें 31% दिया था, 31% दिया था, तो महिला भी 31% ही आ जाएगा। इसके अलावा मेरे से 1-2 ब्लंडर और हो गया, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है तो कंसेप्ट में कोई खास दिक्कत नहीं था। एक दोस्त ने ऐसा बोला कि 31.1 की जो वैल्यू है ना, कितना दिया था? 21, यानी कि 217 दिया था। भाई 217 दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार। 3.1 को तुम 7 से जब गुणा करोगे ना, कितना 7 से गुणा करोगे तो अपने आप तुम्हारा कट जाएगा। 1 पॉइंट का 0 हटाया, मैंने यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो आसानी से 70 गुणा हो जाएगा और जो तुम्हारा मूलधन है 7000 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में पिछले सवाल में मेरे से संख्या में मिस्टेक हुआ है, बाकी कंसेप्ट मेरे सही हैं। यहाँ पे भी एक दोस्त बोलता है कि भाई 1224 था। भाई 1224 है तो क्या है? ये वाला सवाल आपको वापस मैं समझा देता हूँ कि भाई 19 वर्ष और 20 वर्ष का दिया था, ऐसा बोल रहे थे कि 25 वर्ष नहीं दिया था क्वेश्चन में। उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त। अगर मैं आपको बेसिक से समझाऊँ, एक पन्ने में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रुको, जो दोस्त अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन दोनों के दोनों एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यदि अगर आपको 15 साल 14 साल दिया है पूरा का पूरा, ठीक, तो पूरा का पूरा ये 14 साल, ये 15 साल से कटेगा तो हमेशा ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज,
5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी होगा ना, तो ये पूरा का पूरा चौथा ये चौथे से कटेगा और जो अंदर वाली वैल्यू है ना वही बचेगी। तो यहाँ पे बेसिक समझने पे ध्यान दो दोस्तों, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। इसके अलावा सबसे बड़ा ब्लंडर जो पिछले वीडियो में था औसत से, औसत में मैंने आपको गलत सवाल और गलत तरीका समझाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सही सवाल क्या था मैं आपको बता देता हूँ शांति से। ये जो 49 है ना दोस्त, हकीकत में यहाँ पे 29 था, बाकी 29 मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। क्या कंसेप्ट क्या था कि हकीकत में जब 3 लोगों का मेरे को एवरेज दिया है तो मेरे को 3 से गुणा करना है, और यहाँ पे जो मैंने 49 काटा है इसको आप 29 कर लो, ठीक। और यहाँ पे जब 2 लोगों का एवरेज निकालना है तो मेरे को यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे 2 लोगों का एवरेज निकालना है तो मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और मेरे को निकालना है गिरीश भाई जो हैं हमारे, गिरीश भाई का मेरे को उम्र निकालना था। तो ये 4 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोगों के उम्र में 3 लोगों का उम्र घटा दूंगा तो गिरीश की उम्र आ जाएगी ना दोस्त। तो गिरीश की उम्र क्या आएगी, ये वाला पूरा का पूरा जो सवाल था ये गलत था। गिरीश का मैं उम्र आपको 2 मिनट में बता देता हूँ क्या था गिरीश का उम्र। तो गिरीश का उम्र क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7 14 का 4 हार से लगो 1 74 में मेरे को 48 जोड़ देना था। और ये 4 लोगों का उम्र है, इसमें से 3 लोगों का उम्र मेरे को घटा देना है। कितना घटा देना है दोस्तों, 9 3 27 का 7 हार से लगो 2 6 और 8 89। ये जो संख्या है 70 4 74, 74 प्लस 48 में से अगर 87 में घटा लेता हूँ तो कितना बचेगा दोस्त, आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। 45 बचेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। 4 लोगों के उम्र में 3 लोगों का उम्र अगर आप घटा दोगे तब जाके गिरीश का उम्र आएगा। तो ये दोनों उम्र को आपको 2 से गुणा करके एवरेज को 2 से गुणा, एवरेज को 2 से गुणा किया और जोड़ दिया, यानी कि 74 प्लस 48 में से 87 घटाना था। कितना घटाना था, 80 7 87 घटाना था। इसका मतलब क्या है, इसको आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने जो 12 था, 12 में से 7 घटाया 5 बता, 11 में से 12 में से 8 घटाया तो 45 बचा। इतना आसान सा सवाल था, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन एवरेज से आपको कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो टाइम और दूरी था, यानी कि समय और कार्य में कुछ दोस्त ऐसा बोले कि डाटा ये था ये नहीं था। इसका मतलब क्या है भाई, बेसिक है ना यार, कुछ भी होगा अपने को क्या लेना देना भैया। 4 संख्या दिया होगा, अपने को एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम आना चाहिए, नहीं आता है सीखना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए 5 × 5 किया, यहाँ पे 5 ले लिया है, 6 बचा तो 6 से गुणा, 6 छंग 36 तो 6 लेना पड़ेगा। 40 के लिए मैंने 5 ले लिया है, 8 लेने के लिए 2 4 आ चुका है, 1 2 लेना पड़ेगा। ये एलसीएम लेने का तरीका है। सबका नंबर बाय नंबर मैंने इफ़िशियंसी ले लिया। क्या ले लिया दोस्त, इफ़िशियंसी ले लिया। सारी इफ़िशियंसी लेने के बाद सारी इफ़िशियंसी को मैंने जोड़ा, 227 आया। तो सब सिंगल दिन में काम करते हैं। ये जो सवाल था आपका, सब एक दिन में काम करते हैं। इसका मतलब क्या कि 4 दिन में 4 दिन में 227 काम हुआ। तो 8 से इसको भी गुणा किया, 8 से इसको भी गुणा किया, 816 काम 32 दिन में हो जाएगा। लेकिन काम सिर्फ आपको 1800 करना है। आपने 1816 काम 32 दिन में किया, लेकिन आपको कार्य सिर्फ 1800 करना था। 1800 1600 काम ज़्यादा हो गया, यानी आपका आंसर 31 दशमलव कुछ आएगा। ये तरीका है स्मार्टनेस है कैलकुलेशन कम करके आंसर निकालने का। एक्यूरेट आंसर निकालना है तो सब सिंगल दिन काम कर रहे हैं, सब सिंगल दिन, यानी कि 4 लोग हैं, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, फिर डी काम करेगा, फिर 5वें दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी, फिर डी, फिर 9वें दिन ए काम करेगा। ये सवाल ऐसा था। तो आप कंसेप्ट सीखने पे ध्यान दीजिए, नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताने वाला था। क्या
कि भाई अक्षय कुमार जो मैंने कल आपको बताया था कौन से शिफ्ट में, 18 फरवरी के 3rd शिफ्ट में, ऐसा सवाल आपको नहीं आता है तो मैं वापस जूम करता हूँ, आप अपना फ़ोन रोकिए और समझ लीजिए, ठीक। कोई इसमें खास नहीं था। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं शिफ्ट कौन सा था साथ में, ये आप शिफ्ट देख सकते हैं कि 17 फरवरी 1st शिफ्ट में कौन सा सवाल था, कौन सा सवाल था, ये वाला सवाल था। इसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि पुरुष साक्षरता दर 11% है, ओवरऑल 11% है, तो आपका आंसर भी 11% ही आएगा। समझ में आया? यहाँ पे रफ मेरे पास नहीं है, सब मेरे पास फेयर है। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि महिला की जो साक्षरता दर है 2, महिला यानी कि अपने फीमेल ले लेते हैं ना, सबसे बढ़िया फीमेल ले लेते हैं और मेल ले लेते हैं। मेल की जनसंख्या है 3, ठीक। ये लोग 5% साक्षर हैं और ओवरऑल लोग भी 5% साक्षर हैं। तो आपको ये बताना है मेल साक्षरता दर कितना है, ये वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए दोस्त। ये हर एक शिफ्ट में सवाल बन रहा है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका है 5% और 25% हो जाएगा। 25% में 5 का 10 घटा दूंगा तो बचेगा कितना? 15%। 15% का जब मैं 3 का भागा दे दूंगा तो 5% जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों अगर सेम हो जाएगा, यानी एक का परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज सेम है तो दूसरा भी परसेंटेज सेम ही आएगा। इसको रिवर्स डेविएशन बोलते हैं। बड़े मेहनत के बाद मैंने गगन प्रताप सर से समझा है। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो था ना भाई, ये 11 फरवरी 2nd शिफ्ट में भी आया हुआ है। ये रही पूरी की पूरी मेरी मेहनत आपके लिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, एग्ज़ाम के लिए जो 25 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं, 21 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं या 24 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सारे दोस्तों को कंसेप्ट समझाना है जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे सबका मैंने फ़ोटो डाल रखा है, टेलीग्राम पे फॉलो करें, ग्रुप फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो जय हिंद, जय भारत।